दोस्तों, दीप फियर फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप आज एक टैक्सी ड्राइवर और उसके परिवार की भयानक रात की कहानी साझा करूंगा। राजेश एक मेहनती टैक्सी ड्राइवर अपने छोटे परिवार के साथ रात के अंधेरे में पहाड़ों से नीचे उतर रहा था। उसकी बीवी सुमन और 8 साल की बेटी रिया गाड़ी की पिछली सीट पर थीं। उनकी वापसी देर हो चुकी थी क्योंकि सुमन का मायके से लौटने में समय लग गया था। चारों ओर सिर्फ घना जंगल था और रास्ता इतना सुनसान कि हवा भी खामोश थी। रात के 2 बजे थे। सड़कों पर कोई और वाहन नहीं था। गाड़ी की हेडलाइट्स काले अंधेरे को काटने की कोशिश कर रही थीं। राजेश थका हुआ था लेकिन घर पहुंचने की हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था। तभी सड़क के किनारे सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह हाथ जोड़कर गाड़ी रुकने का इशारा कर रही थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। सुमन ने राजेश से कहा, बेचारी अकेली लग रही है, उसे छोड़ देते हैं। राजेश ने गाड़ी रोकी। महिला धीरे धीरे गाड़ी के पास आई। उसका चेहरा सफ़ेद था, जैसे उस पर खून नहीं दौड़ रहा हो। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे नीचे तक छोड़ देंगे? मेरा घर रास्ते में ही है। राजेश ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। महिला पिछली सीट पर रिया के पास बैठ गई। उसकी मौजूदगी से गाड़ी के अंदर एक अजीब सा ठंडा एहसास फैल गया। सुमन ने उससे कुछ पूछने की कोशिश की लेकिन वह महिला सिर्फ खिड़की से बाहर देखती रही। रास्ते में रिया ने धीरे से कहा, पापा, ये आंटी अजीब सी हैं, इनकी आंखें। सुमन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद महिला ने कहा, सीधे चलते रहिए, बस थोड़ी दूर और। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग हो। गाड़ी के शीशों पर पानी की बूंदें गिरने लगीं। राजेश ने रियर व्यू मिरर में देखा। महिला का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाल हवा में हिल रहे थे लेकिन गाड़ी के अंदर कोई हवा नहीं थी। तभी गाड़ी की लाइट्स झपकने लगीं। महिला ने कहा, यहाँ रुको। गाड़ी एक सुनसान जर्जर हवेली के सामने रुक गई। हवेली का दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से लाल रोशनी झांक रही थी। महिला गाड़ी से उतरी और हवेली की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये मेरा घर है, मेरी बेटी अंदर है, ज़रा उसे ले आओ। उसकी आवाज़ में अचानक एक अजीब सी गहराई आ गई थी। राजेश और सुमन ने एक दूसरे को देखा। राजेश ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी ने साथ नहीं दिया। महिला गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। तभी हवेली के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। रिया डर से रोने लगी। सुमन ने राजेश से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। राजेश ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। महिला अचानक गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं और उसका मुंह इतना बड़ा खुला था कि उससे खून टपक रहा था। उसने चीखते हुए कहा, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। राजेश ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से भागा। गाड़ी के शीशे से देखा तो महिला दूर होती जा रही थी लेकिन रिया चिल्लाई, पापा, वो आंटी अब भी हमारे साथ है। राजेश ने अचानक ब्रेक लगाया और पलटा। पिछली सीट पर महिला बैठी हुई थी लेकिन इस बार वह पूरी तरह कंकाल बन चुकी थी। उसकी आंखें नहीं थीं और उसकी हड्डियों से लटके खाल के टुकड़े खून से लथपथ थे। गाड़ी अचानक पलट गई। तेज चीख, कांच टूटने की आवाज़ और फिर सन्नाटा। गाड़ी के पलटने के बाद राजेश ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। खून उसके माथे से बह रहा था और उसकी धुंधली नज़रें सुमन और रिया को ढूंढ रही थीं। सुमन अचेत पड़ी थी लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। रिया का कहीं अता पता नहीं था। राजेश ने कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। चारों तरफ धुंध थी और हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। एक अस्पष्ट आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो अंदर आओ। राजेश ने सुमन की तरफ देखा और फिर साहस बटोरकर हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन समय की कहानियां बता रहे हों। अचानक राजेश ने रिया की चीख सुनी। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। ऊपर एक कमरा बंद था। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर एक पुराने झूले पर रिया बैठी हुई थी।
लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद थीं और वह एक अजीब खोखली आवाज़ में कह रही थी, पापा, आपने मुझे बचाने में देर कर दी। पीछे से वही महिला प्रकट हुई। अब वह पूरी तरह से किसी दानवी शक्ति का रूप ले चुकी थी। उसने कहा, यह जगह सिर्फ मौत की प्यास बुझाती है, अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। राजेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कमरे में पड़े एक लोहे के रॉड को उठाया और महिला पर वार किया। महिला जोर से चीखी और हवेली हिलने लगी। रिया के शरीर से जैसे किसी अंधेरे साए ने बाहर निकलकर हवा में विलीन हो गया। हवेली गिरने लगी थी। राजेश ने रिया को गोद में उठाया और तेजी से बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह बाहर पहुंचे, हवेली एक भयानक विस्फोट के साथ जमीन में समा गई। रिया की आंखें सामान्य हो चुकी थीं। वह अपने पिता से लिपट गई और रोने लगी। सुमन भी धीरे धीरे होश में आ गई। राजेश ने गाड़ी की ओर देखा जो अब ध्वस्त हो चुकी थी। उन्होंने सुमन और रिया को कसकर गले लगाया। जंगल के अंधेरे से बाहर आने तक वे पैदल चलते रहे। जंगल के अंधेरे से बाहर निकलते हुए राजेश, सुमन और रिया ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। हर कदम के साथ जैसे जैसे सुबह का उजाला फैल रहा था, डर का साया पीछे छूटता जा रहा था। जंगल से बाहर निकलने के बाद राजेश ने रिया के माथे को चूमा और कहा, तुम्हारे लिए मैं मौत से भी लड़ सकता हूं। सुमन ने रिया को गले लगाते हुए कहा, हमारा परिवार आज भी साथ है और यही सबसे बड़ी जीत है। आसमान में सूरज चमक रहा था, मानो यह संकेत दे रहा हो कि अंधकार का अंत हो चुका है। लेकिन राजेश के मन में एक सवाल अब भी रह गया था, क्या वह हवेली सच में खत्म हो चुकी है या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? उस रात ने राजेश और उसके परिवार को एक गहरी सीख दी। हर मददगार चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कहते हैं, उस सड़क पर आज भी सफ़ेद साड़ी में वह महिला दिखती है, लेकिन जो उसकी बात मानकर रुकता है वह फिर कभी नहीं लौटता। उस रात का सफ़र किसी ने नहीं देखा, पर कहते हैं आज भी उस सड़क पर सफ़ेद साड़ी वाली औरत मदद मांगती दिखती है। जीवन एक यात्रा है, लेकिन हर सफ़र पर सतर्क रहना ज़रूरी है।